तालियों के साथ स्वागत कीजिए संजय राउत जी का। महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो हर बयान से खबर देते हैं, उनमें से एक, और मुझे लगता है कि बड़ा नाम संजय राउत है। संजय जी बहुत बहुत धन्यवाद एनडीटीवी पावर प्ले में आने के लिए। संजय जी, क्या आपको पता है कि महाराष्ट्र की सियासत में या यहाँ के सियासी गलियारों में आपकी छवि एक सुलहकार के तौर पर हो गई है, जो कहते हैं ना कि मुंबई की भाषा में मांडवली करवाना। अभी हमने देखा कि 2019 में आपने शिवसेना की मांडवली करवा दी, कांग्रेस एनसीपी के साथ में जो दुश्मन थे सालों से, आपने उनको साथ लाकर सरकार बनवा दी। फिर अभी हम देख रहे हैं कि इन दोनों भाइयों को, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को लाने में भी आपने भूमिका अदा की। और राज और उद्धव का साथ आना इन बीएमसी चुनावों के पहले की मुझे लगता है महाराष्ट्र की सबसे बड़ी घटना रही कि 20 साल पुरानी अदावत जो है वो इनके बीच में खत्म हो गई। हमें बताइए पीछे की कहानी क्या है, कैसे ये लोग साथ में आए? देखो, पीछे की कहानी कुछ नहीं है। सबसे पहले मांडवली शब्द करेक्ट नहीं है। आपको मालूम है, आपने भी क्राइम रिपोर्टिंग किया है और मैंने भी क्राइम रिपोर्टिंग से मेरी शुरुआत की है, तो मांडवली शब्द वहां यूज किया जाता है। नहीं, जब झगड़े को सुलझाना मांडवली हो गया। जो झगड़ा कहाँ था? नहीं सर, इसको ऐसे बोल देते हैं कि आप वो पत्रकार बन गए जिन्होंने सबसे बड़ी खबर ब्रेक कर दी। देखिए, 2019 की बात आप कर रहे हो, जब शरद पवार साहब और हमारा अलायंस हो गया या कांग्रेस के साथ अलायंस हो गया। देखो, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में कोई किसी का उस तरह से दुश्मन नहीं है। विचारधाराएं अलग अलग हो सकती है, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब स्टेट और देश की स्टेबिलिटी का विषय आता है तो कुछ बातें बाजू में रखकर हमको एक साथ आना पड़ता है। देखिए, 25 साल हम भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, एक विचारधारा है, हाँ, सब कुछ एक है, डीएनए भी एक था हमारा। फिर भी 2019 में जब चुनाव के नतीजे आए तो भारतीय जनता पार्टी ने हमसे सरकार बनाने के लिए बात करने तक बात नहीं की, बात शुरू ही नहीं की। जो कुछ पहली बातें तय हो गई थी, जब अमित शाह जी मातोश्री पे आए थे, ठीक है, आप वो नहीं बोलते हैं, ऐसा नहीं हुआ। आपने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया पार्टी तोड़कर, आपने दो डिप्टी सीएम बनाए पार्टी आपकी सरकार में, लेकिन 2019 में आप शिवसेना को डिप्टी सीएम भी देने को तैयार नहीं थे। तो ऐसे में हमारी पार्टी क्या करेगी? राजनीति है, पॉलिटिक्स है, सत्ता सबको चाहिए। तो सामने पवार साहब थे, कांग्रेस थे, हमारी बात हो गई और उनको भी सत्ता की जरूरत थी, हम एक साथ आ गए। दूसरी बात, राज ठाकरे उद्धव ठाकरे दोनों भाई है भाई, हम कहां बीच में आते हैं? उसमें दो भाई है, दोनों की माताएं जो है एक दूसरे की सगी बहनें हैं, ये फैमिली मैटर है। हाँ, एक बात सही है कि मैं दोनों का मित्र हूं और पुराना मित्र हूं, बचपन के दोस्त हम लोग हैं। तो मेरी थोड़ी बहुत वहां अगर मदद हो गई तो मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि मेरी पूरी जिंदगी ठाकरे परिवार के साथ गई है। आज मैं जो भी यहां बैठा हूं वो ठाकरे परिवार की देन है, नहीं तो संजय राउत कौन है? कोई नहीं। लेकिन संजय जी, चलिए, ये परिवार की बात है, आपने कहा दोनों सगे भाई हैं, लेकिन दोनों की राजनीति जुदा रही है। 2003 से जब से उद्धव ठाकरे जी ने शिवसेना की कमान संभाली, हमने एक ये बात देखी कि उद्धव ठाकरे जी ने एक सर्वसमावेशक नीति अपनाने की कोशिश की। जो शिवसेना की कट्टरवादी इमेज थी, कट्टरपंथी इमेज थी, उसको उन्होंने बदलने की कोशिश की। ना वो उत्तर भारतीयों के खिलाफ कैंपेन चलाते थे, इनफैक्ट जो दोपहर का सामना, आप जिसके कार्यकारी संपादक भी हैं मराठी के अलावा, उस अखबार को निकलवाने में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई। इसके अलावा उन्होंने एक मी मुंबईकर नाम का कार्यक्रम भी शुरू करवाया और मुसलमानों के बीच में भी उनकी एक फॉलोइंग खड़ी हो गई। लेकिन अब उन्होंने जिस तरह से राज ठाकरे के साथ में गठजोड़ किया, तो आपको लगता नहीं है कि ये जो इतने दिनों से उनकी छवि बिल्डअप हो रही थी एक इंक्लूसिव नेता की, उसको डैमेज हो रहा है? क्योंकि राज ठाकरे वो नेता हैं जो कभी उत्तर भारतीयों के खिलाफ मुहिम चलाते हैं, कभी मुसलमानों के खिलाफ चलाते हैं, कभी हिंदुत्व की बात करते हैं, कभी मराठीवाद की बात करते हैं। देखिए, जब राजनीति में इस प्रकार की बातें होती है, लेकिन मुंबई में हमेशा शिवसेना ने एक बैलेंस भूमिका ली है। जब बाला साहब ठाकरे थे तब भी आपने देखा होगा, उद्धव ठाकरे ने तो ज्यादा बैलेंस भूमिका ली है।
राजनीति में जब एक दूसरे की जरूरत पड़ती है, जैसे कांग्रेस के साथ हमारा कहाँ वैचारिक मिलन था, नहीं था। लेकिन जब हम एक साथ आ गए तो हमारा हिंदुत्व भी उनको स्वीकारना पड़ा और उनका सेक्युलरवाद भी हमको स्वीकारना पड़ा। राज्य जब हमारे साथ आए हैं तो हमने एक प्रोग्राम बनाया है कि हमको क्या करना है। कुछ बातें हमको भी अच्छी नहीं लगती, कुछ बातें उनको छोड़नी पड़ेगी। तो ये बातें तो चलती है राजनीति में। आप बड़ी बात बोल रहे हैं कि कुछ बातें उनको छोड़नी पड़ेंगी, तो यानी कि जो नफरत की राजनीति राज ठाकरे की ओर से की जा रही है वो उनको छोड़नी पड़ेगी। नफरत की राजनीति देश में नहीं चलेगी। ये देश इतना बड़ा है, 140 करोड़ का देश है। यहाँ हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, जैन है, पारसी है, सब लोग यहाँ है। तो आप उस लेवल पर जाकर नफरत की राजनीति नहीं करेंगे, नहीं कर सकते, नहीं तो देश वापस टूट जाएगा। नफरत किसी ने नहीं करनी चाहिए। अपनी अपनी विचारधारा आप लेकर आगे जा सकते हो। हम लोग हमेशा हिंदुत्व की बात करते हैं, आज भी करेंगे, लेकिन उस हद तक नहीं जाएंगे कि देश टूट जाए या समाज में एक बहुत बड़ी एक दरी पैदा हो। ये हम कभी नहीं करेंगे, बाला साहब ने भी नहीं किया था। संजय जी, ये आप जब कहते हैं तो अमित ठाकरे का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर राज ठाकरे मुख्यमंत्री बन जाए तो हम महाराष्ट्र में बाहर से आने वाली ट्रेनें रोक देंगे। अब ये बयान, इसे लेकर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आप मुंबई को, आप मराठी अस्मिता की बात करते हैं, ठीक है, लेकिन मुंबई सिर्फ मराठियों का ट्रेनें ही बंद कर दो। हम लोग हमेशा कहते हैं कि महाराष्ट्र में हम मराठी है, हम बंगाल में जाएंगे तो हम बंगाली हो गए, ठीक, पंजाब में पंजाबी है, इसलिए तो देश बना है ना ये। हम लखनऊ में जाएंगे तो हिंदी होंगे, हिंदी भाषिक होंगे, लखनऊ के होंगे। देखो, अब ये नए लड़के राजनीति में आते हैं और एक विरासत लेकर आते हैं, तो धीरे धीरे अब जो नया गठबंधन हो गया है उसमें हम सबको ट्रेन करेंगे। आपको लग रहा है वो नासमझी वाला बयान है अमित ठाकरे का? नहीं, ऐसे कोई ट्रेन नहीं रोक सकता। जो ट्रेन, देखो, देश की जो संविधान है उस संविधान में सबको अधिकार दिया है कि आप पूरे देश में, नहीं तो देश नहीं रहेगा ना। ये मैं ये कहता हूं, बाला साहब ठाकरे भी यही कहते। हाँ, लेकिन आप अगर जाते हो किसी शहर में तो वहां के लोगों का हक आप मत मारिए। हम ये कहेंगे कि और राज्य में अगर रोजगार पैदा होता है तो वहां के लोगों का वहां पहला हक है, हमको भी मिलना चाहिए। लेकिन वहां के जो लोग हैं, लोकल भूमिपुत्र बोलते हैं, उनको ये पहला हक है कि वहां रोजगार, नहीं तो बेचारे अपना घर बार छोड़कर कोई कलकत्ता में जाता है, कोई दिल्ली में जाता है, कोई मुंबई में आता है, किसी को आनंद नहीं होता है ना अपना घर बार, माँ बाप बहन छोड़कर आइए। तो इस प्रकार की जो बयान है, मुझे लगता है आने वाले दिनों में कम हो गया, नहीं हो गए। नहीं, आप अमित ठाकरे के बयान को तो कह रहे हैं कि ये बयान सही नहीं है, आप उसे माफ कर रहे हैं, लेकिन एक अन्नामलई जब बयान देते हैं कि मुंबई इंटरनेशनल सिटी, तो आप कहते हैं इन पर केस कर दो। अगर मैंने जाकर कहा कि चेन्नई तमिलनाडु का शहर नहीं है, लखनऊ उत्तर भारत का शहर नहीं है, कलकत्ता पश्चिम बंगाल का शहर नहीं है, तो लोग वहां के यही रिएक्शन देंगे। इंटरनेशनल सिटी है, इंटरनेशनल सिटी है, उस पर उसने ऐसा नहीं कहा है। उसका बयान ऐसा है कि मुंबई महाराष्ट्र की नहीं है। ये बहुत सेंसिटिव बयान है और इस प्रकार के बयान देने से बचना चाहिए किसी भी शहर में जाकर और किसी भी शहर के बारे में, क्योंकि अपना एक, हर प्रांत की अपनी एक अस्मिता है, किसी भी शहर की एक अपनी अस्मिता है, भाषा की अस्मिता है, शहर की अस्मिता है। तो नेताओं ने इस प्रकार के बयान से बचना चाहिए। राउत साहब, इसी से जुड़ा मेरा सवाल है कि बीजेपी का यह आरोप रहा है कि जब भी चुनाव आते हैं तब भी शिवसेना ये नैरेटिव शुरू कर देती है कि मुंबई को अलग करने की साजिश, मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की साजिश। बीजेपी के बयान को इतनी सीरियसली आप मत लीजिए। हम उनके साथ सबसे ज्यादा हम उनके साथ रहे, वो अंदर से बाहर से क्या है हमको मालूम है। यही लोग हैं जो महाराष्ट्र तोड़ना चाहते हैं, विदर्भ अलग करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री, ये उनके मंत्री का बयान है कि बावनकुळे जी का, कि देवेंद्र फडणवीस सेपरेट विदर्भ के लिए उनका काम चल रहा है। ऐसे लोगों को मुंबई के बारे में क्या आप करें? मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। मुंबई देश का अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंस सेंटर है, इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर है, पूरा देश वहां है।